हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका यह दूसरा लेक्चर है और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं, समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये बात आपको कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आपसे मैं कह सकता हूं 100% आपके 5 से जो 7 सेट बनते हैं ना, उसमें से 100% एक क्वेश्चन इस पर बनता ही है दोस्त, एक क्वेश्चन तो इस पर बनता ही है। तो चलिए बिना देर किए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहीं पे आता है कि संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन है ये किसे कहते हैं जी? तो याद रखेंगे कि जब दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसी को हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। देखिए, एक आप थोड़ा सा नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो संधारित्रों का जुड़ना, नाम से ही स्पष्ट है, संधारित्रों का जुड़ना। तो जब दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसी को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है जी? बहुत ही सिंपल है, यही हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का आपस में जुड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। सिंपल सा। अब कैसे? तो मान लेते हैं सपोर्टेड ये एक संधारित्र है हमारे पास, ये हमारे पास एक दूसरा संधारित्र है, आइए सपोर्टेड हमारे पास तीसरा संधारित्र है। आइए मान लेते हैं ये हमारे पास तीन संधारित्र है, एक C1 है, एक C2 और एक C3। आइए तीनों संधारित्रों को हमने एक तार से क्या कर दिया, एक जोड़ दिया है इसको। ठीक है, और यहाँ पे सीधी बात है कि जब दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसी को हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो यही है संधारित्रों का संयोजन। मैं आशा करता हूं पहली बात समझ में आ गया होगा। अब यहां से हमारा मेन दो टॉपिक आ जाता है कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुन तो रहे हैं ना आप सभी, इंपॉर्टेंट है जी यही। तो चलिए देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान, ध्यान से समझेंगे, जिसमें आवेश का मान नियत होता है, उसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब जब जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसमें आवेश का मान सभी में इक्वल होगा, नियत होगा, तो उसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर से आपको समझा देते हैं। ठीक है, हम फिगर से समझा देते हैं। सपोज एट मान लेते हैं यहाँ पे हम एक संधारित्र ले लेते हैं। बात को बाबू ध्यान से समझेंगे। ये एक प्लेट हो गया, ये हमारा संधारित्र, एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र ये हो गया और तीसरा हमारा संधारित्र जो है, तीसरा हमारा संधारित्र है वो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन संधारित्र है, एक संधारित्र ये हमारा है C1, एक संधारित्र है ये C2 और एक संधारित्र है C3। ये हमारे पास तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों को इस तरीके से जोड़ दिया गया है। सॉरी, हाँ ठीक है, एक संधारित्र, फिर दूसरा और फिर तीसरा, यहां से ये निकल गया है। यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पृथकीकृत कर देते हैं, मतलब पृथ्वी के साथ इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहां से हम मान लेते हैं सपोर्टेड, यहां से हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। ध्यान से आप बात को समझिएगा, ये हमारे पास एक संधारित्र C1 है, एक C2 है, ये C3 है, तीन संधारित्र है, तीनों को हमने जोड़ दिया है और यहां से हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ पे दे रहे हैं और इसके लास्ट वाले छोर को हमने धरती से जोड़ दिया है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का विभव जो होता है वो 0 होता है,
इसलिए यहाँ पे सभी आवेश जाकर न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको जानने वाले ये है विशेषकर कि ये संधारित्र C1 है तो इसका विभव जो है वो V1 है, इसका विभव V2 है और इसका विभव V3 है। ये हमारा है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी में ध्यान से समझेंगे, सभी में आप देखेंगे ना तो ये जो आवेश है इसमें भी आवेश Q ही है, इसमें भी आवेश Q ही है और इसमें भी आवेश Q ही है। मतलब संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या है, समान है, या हम कह सकते हैं आवेश का मान नियत है। नियत मतलब एक निश्चित है जी, बदल नहीं रहा है, क्योंकि आवेश इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, हमेशा Q ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का जो मान होता है वो नियत होता है, नियत मतलब कांस्टेंट होता है, तो उसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखिए संधारित्र अलग अलग है तो विभव भी तो अलग अलग है, बट जो आवेश है ना वो सभी में Q ही है। आवेश ऐसा नहीं है Q1 Q2 हो गया, बल्कि आवेश इसमें भी Q है, इसमें भी Q, इसमें भी Q है। तो इस फिगर से हमें यही समझ में आया कि इसमें आवेश जो है ना, आवेश आवेश जो है वो जो Q है वो क्या है जी, नियत होता है। आवेश जो होता है Q, आवेश वो क्या होता है जी, नियत होता है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब हम इसका थोड़ा गणना कर लेते हैं। तो ऐसा हम सपोर्टेड, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना तीन संधारित्र C1 C2 और C3 है जिसका विभव V1 V2 और V3 है, ये लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 है जिसका विभव V1 V2 व V3 है। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम सबसे पहले लिख दिए माना तीन संधारित्र C1 C2 और C3 है जिसका विभव V1 V2 और V3 है। इतना हमने मान लिया। तब हम जानते हैं, तब अगर हम इस संधारित्र का कुल हम विभव निकाले तो कुल विभव कैसे निकाल सकते हैं जी, संधारित्र का कुल विभव कैसे निकलेगा, जब V1 V2 और V3 तीनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। तब कुल विभव क्या हो जाएगा जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुल विभव। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव को V मानते हैं, अब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब विभव, सभी विभवों को आपस में V1 V2 V3 को जोड़ देंगे तो कुल विभव हमारा निकल जाएगा। सही कह रहे हैं ना। चलिए जी, इतना अगर आप समझ गए तो अब देख लीजिए, जब इतना हमारा हो गया कुल विभव, तो अब हम एक बात जानते हैं, एक बात हम क्या जानते हैं कि धारिता, एक हम बात जानते हैं कि विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। विद्युत धारिता C इक्वल टू Q बाई V होता है। अगर हम चाहें तो ये C को हम V के पास ला सकते हैं या V को हम C के पास ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं पक्षांतर करके। तो इसी को हम ऐसे भी चाहें तो इस फॉर्मूले को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, V इक्वल टू Q बाई C, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। मतलब कुल विभव का, कुल कुल अगर हमें विभव चाहिए तो सी वाई भी हमें, सॉरी क्यू, मतलब विभव का जो फॉर्मूला यहां से हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश बटे धारिता। तो अगर समझिएगा हमने केवल भी का मान निकाल लिया Q बाई सी, तो इसी प्रकार V1 का मान क्या हो जाएगा जी, अगर हमने भी का मान निकाला है Q बाई सी निकाले हैं, ठीक है, ये भी का मान हमने निकाला है, तो इसी प्रकार हमारा, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार बताइए V1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1 लिख सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से अगर आप समझे देख लीजिए, ये C जो V इक्वल टू Q बाई C हमने इस फॉर्मूले से विद्युत धारिता से निकाल लिया। उसके बाद अब V1 का मान निकालना है, तो V1 जो है, V1 ये है, तो इसके लिए आवेश क्या होगा, आवेश इसके लिए क्या होगा, तो V1 के लिए भी आवेश जो है वो Q ही है, C2 के लिए भी Q और C3 के लिए भी Q ही है।
तो यहाँ पे जो अगर हम V1 का मान निकालते हैं तो V1 के जगह पे आवेश Q ही है तो Q ही रहेगा, परंतु V1 के लिए धारिता तो C1 है ना, तो आप C के जगह पर C1 लिखेंगे, तो वही हमने V1 इक्वल टू Q बाई C1 लिख दिए हैं। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो V2 का निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, Q बाई C2 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हमें V3 का निकालना है तो Q बाई C3 लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये हमें पॉइंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी। ये आपको समीकरण इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये कर लेना है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तब हम लिखेंगे तब कुल विभव। अब कुल विभव का यहाँ पे फॉर्मूला होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना होता है जी। देख लीजिए यहाँ पे कुल विभव का मान यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, V1 के जगह पर Q बाई C लिख सकते हैं। इस V के जगह पर Q बाई C लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। V1 के जगह पर Q बाई C1 लिख देते हैं, फिर V2 की जगह पर Q बाई C2 लिख देते हैं, और V3 के जगह पर Q बाई C3 लिख देते हैं। इतना हमने लिख दिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। यहां से Q को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 ये हो जाएगा। ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसमें क्या बचा, ऊपर 1/C बचा और इधर क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। और ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन कहे या सम्मोहन कहे, ये देख लीजिए, सम्मोहन भी कह देता है, श्रेणी क्रम सम्मोहन। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है C1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है, आपको बस इतना याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब जिसमें आवेश का मान नियत होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि जब दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत होता है, उसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, आवेश का मान नियत लिखिएगा। और ये जो हमने किया है लाइन, ये आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुल विभव का मान यहाँ पे लिख दिया है। कुल विभव का मान, कुल विभव कैसे निकलेगा, V1 V2 और V3 तीनों को जोड़ेंगे तो जैसे ही कुल विभव का हो गया, तब विद्युत धारिता इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V हो गया। और यहां से अगर हम V पक्षांतर के लिए तो V इक्वल टू Q बाई C आ गया है। अब इसके V का मान अगर Q बाई C है तो V1 का मान क्या हो जाएगा, Q बाई C1, V2 का मान Q बाई C2 और V3 का मान Q बाई C3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये हमने सब निकाल लिया है, और जस्ट इन तीनों का मान हमने इस समीकरण फर्स्ट में, मतलब इस समीकरण में हमने रख दिया है। और जैसे इसमें हमने रखा तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। तो बस प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, उसकी टेंशन आप नहीं लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिए, जस्ट इसका भी ले लीजिए। चलिए जी, इतना इतना हो गया ना, ठीक है। आते हैं जी, आगे आते हैं। अब हमारा दूसरा जानना है जो है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन समझ लिए, अब समांतर क्रम संयोजन भी हम समझ लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में यही होता है कि दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। जिसमें विभव का मान नियत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है, उसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान नियत होता है, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब कैसे ये होगा, ये भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, फिगर से हम समझाते हैं जी।
मान लेते हैं यहाँ पे 3 संधारित्र हम बना लेते हैं। ये हमारा पहला संधारित्र का प्लेट हो गया, फिर ये हमारा दूसरा संधारित्र का प्लेट हो गया, फिर ये हमारा तीसरे संधारित्र का प्लेट हो गया। 3 ही हम लेकर चलते हैं। तो ये हमारा 3 संधारित्र का प्लेट हो गया, एक C1 प्लेट है, एक C2 ये प्लेट है, ये हमारा C3 प्लेट है। अब तीनों संधारित्रों को हम क्या कर देते हैं, तीनों संधारित्रों को एक काम कर देते हैं इस तरीके से, इन सभी को इस तरीके से इन तीनों को एक जगह हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से आवेश देंगे। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम विभव भी से जोड़ देते हैं। और जहां भी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाबू आपको ध्यान से समझते हैं, जब हम इसमें आवेश देते हैं Q, तो देखिए यहाँ से आवेश 3 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, ये 3 संधारित्र है, C1 C2 C3, तो आवेश 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो इधर जो आवेश जाएगा, इधर जो आवेश जाएगा वो Q1 आवेश इसमें जाएगा, इसमें जो जाएगा वो Q2 आवेश जाएगा, C1 संधारित्र में जो आवेश जाएगा वो Q3 आवेश जाएगा। परंतु याद रखेंगे सभी का जो विभव है ना वो भी ही होगा, C1 के लिए भी, C2 के लिए भी और C3 के लिए भी। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें विभव का जो मान होता है, जिसमें विभव का जो मान होता है वो क्या होता है, नियत होता है। विभव का मान नियत होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। परिभाषा यहीं से याद कर लीजिए, दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, जिसमें विभव का मान नियत होता है, उसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इतना बोल देंगे। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारा काम क्या रहेगा, आप ध्यान से समझेंगे। जब इतना हमने लिख लिया तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3 है, जिसका विभव V1 V2 और V3 है। तो हम लिख देते हैं माना 3 संधारित्र C1 C2 व C3 है, जिसका आवेश Q1 Q2 व Q3 है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3 है, जिसका आवेश Q1 Q2 और Q3 है। ठीक है, तो इतना आप समझ जाइए, इतना आपको लिखना पड़ेगा। जैसे लिख लेते हैं, तब आप लिखेंगे तब कुल विभव, तब कुल विभव अगर आप देखेंगे, सॉरी सॉरी, कुल विभव नहीं, तब कुल आवेश आप निकालेंगे, कुल आवेश। तब कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए, जब 3 संधारित्र C1 C2 C3 है और 3 आवेश है Q1 Q2 Q3, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, जब तीनों आवेशों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश हो जाएगा। तब यहाँ पे जब कुल आवेश का मान ये हो गया तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है बाबू, इसको याद रखिएगा, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। अब हम क्या कर देते हैं, अब आप समझिएगा, तब हम एक बात जानते हैं, तब तब हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं,
तब हम जानते हैं कि विद्युत धारिता का एक फॉर्मूला, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। विद्युत धारिता C इक्वल टू Q बाई V होता है। अगर ये V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो यहाँ से Q का जो मान निकला ना वो CV निकल गया, Q का जो मान निकला वो CV निकल गया। ठीक है, Q का मान जब CV निकल गया तो अब Q1, Q2 और Q3 तीनों का हम देख लेते हैं। तो अगर हमारा Q का मान C इंटू भी निकला है तो Q2 का मान इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Q2 का जो अगर मान हम निकाले, सॉरी Q का मान निकाले ना, तो Q1 का अगर मान निकाले इस Q1 का, तो क्या हो जाएगा, C के जगह पर C1, Q1 के लिए C1 है ना, तो C1 हम लिख देंगे। अब C1 के लिए भी विभव क्या है, V है, तो हम V यहाँ पे लिख देंगे। तो Q1 के लिए C1 इंटू V1 हो गया। अब इसी प्रकार Q2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 के लिए भी हो जाएगा C2 इंटू V हो जाएगा, C2 इंटू V। और Q3 के लिए भी क्या होगा, C3 इंटू V हो जाएगा। अब Q3 के लिए भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, Q3 के लिए भी C3 इंटू V हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां से हमारा Q का मान यहाँ पे से हमारा यहाँ पे निकल गया है, Q1 का मान यहाँ पे, Q2 का मान यहाँ पे और Q3 का मान यहाँ पे। तब हम लिख देते हैं, तब आवेश कुल आवेश का फॉर्मूला होता है हमारा Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, यही नहीं होता है। Q1 का मान Q का मान क्या है, C इंटू भी है, तो C इंटू भी कर दिए। Q1 का मान C1 इंटू भी लिख दिए और C2 इंटू भी लिख दिए और C3 इंटू भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C इजकल टू भी इजकल टू, यहां से हमारा भी जो है वो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ये से भी से ये भी कैंसिल हो गया, तो अब क्या मिला, अब भी से ये भी गुणा में है तो कैंसिल हो गए, तो अब क्या मिला, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही निकले ना। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ से अब हमारा क्या मिल गया, C इजकल टू C1 सॉरी C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से अगर तीन संधारित्र होंगे तो उनका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के लिए यह फॉर्मूला हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि किसके बाद क्या करना है। यहां से हमने क्या किया है, बस इतना बताया है कि माना तीन संधारित्र C1 C2 और C3 है, जिसका आवेश Q1 Q2 और Q3 है। ठीक है, जैसे इतना लिख दिए, तब हमने जब तीन आवेश हैं तो कुल आवेश हमने निकाला Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। अब यहां से अब हमने क्या बताया, जब इतना हमारा निकल गया तो विद्युत धारिता C इक्वल टू Q बाई V, ये फॉर्मूला से हम जानते हैं। तो यहां से V जो है, यहां से हम Q1 का मान निकालना, Q का मान निकालना चाहते हैं, तो इसलिए V को इधर भेज दिए, तो Q इक्वल टू C इंटू V हो गया। तो जैसे Q का मान निकला, अब Q1 Q2 और Q3 का मान चाहिए, तो Q1 का मान C1 इंटू V हो जाएगा, Q2 का मान C2 इंटू V हो जाएगा और Q3 का मान C3 इंटू V हो जाएगा। जैसे ही सभी का मान निकल गया तो कुल आवेश के फॉर्मूले में इसमें हमने रख दिया है, जैसे ही रखे हैं तो हमारा ये निकल गया है। तो इसमें कुछ है नहीं, अगर आप समझना चाहें तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्त, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए ना, अच्छी बात है अगर आप ले लिए तो। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, देखिए मैं कंसिस्टेंसी वीडियो मतलब लगातार आपके लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं, इसकी बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे, सर कि आप वीडियो क्यों कंसिस्टेंसी के साथ नहीं ला रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है दो दो दिन पर वीडियो अभी आ रही है, बट अब आपको रेगुलर वीडियो आएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। देखिए कुछ पारिवारिक स्थिति है, उसके वजह से थोड़ी सी समस्याएं हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा नहीं वीडियो ला पा रहे हैं पर डे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज से आपको पर डे वीडियो मिले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराए जा रहे हैं, मैं वो सब नहीं कराऊंगा।
जिसको आप पढ़कर मतलब पढ़े और पेपर में ना आए। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, टॉपर वही नहीं बनते जिनको पूरा अच्छे से पढ़े हैं। टॉपर वो बनते हैं जो सही रणनीति के साथ सही तैयारी अपना किए हुए हैं, कम समय में भी। देखिए, आपकी फिजिक्स की अगर हम बात करें बाबू, ये बातें सभी नहीं समझाएंगे, ये बातें आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स में टोटल आपके 14 चैप्टर हैं, ठीक है। अब कम से कम 14 चैप्टर है। पर चैप्टर में, चैप्टर अगर 1 की बात करें तो अगर चैप्टर 1 अगर आप देखते हैं तो इसमें कम से कम आपके 20 से 25 टॉपिक है। 20 से 25 टॉपिक आप पढ़ेंगे तब जाकर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर हम 25, अगर 20 से 25 टॉपिक है, अब 20 से 25 टॉपिक में आपके अगर हम केवल 10 इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक मान लेते हैं, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चैप्टर का मान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, तो 14 चैप्टर है, एक चैप्टर में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो 14 गुणे 10 हो जाएगा कितना, 140। केवल आपके क्या हो जाएंगे, केवल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 मतलब 150 के लपेट में तो केवल इंपॉर्टेंट हो गए। ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, इसके अलावा मैं कह रहा हूं केवल अभी 150, 140 हो जा रहे हैं। आपके केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं और 10 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से भी ले लें तो केवल 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 240 तो केवल हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री में। अभी केमिस्ट्री में आप रिएक्शन छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़कर हम कह रहे हैं अरे भैया 240 आप तैयार कर पाएंगे? आए 240 तो बहुत हो गया ना, फिर भी हम 240 आपको तैयार करने को कह रहे हैं। ऐसे तो 500 से 1000 टॉपिक हो जाएंगे, कैसे वो सब तैयार करेंगे? तो कम समय में कम से कम 240 तैयार कीजिए, जिससे कि एक सही रणनीति के तहत तैयारी आप कर पाए और जिससे कि मैं 85 to 95% आपको स्कोर कराने में मैं मदद कर सकूं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो हम आपको एक चैप्टर वाइज सभी टॉपिक करा रहे हैं, चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं सभी। तो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करा रहे हैं, शाम को 7 बजे पर डे जुड़कर आप फिजिक्स की एक कॉपी बनाइए, केमिस्ट्री की कॉपी बनाइए और जो हम टॉपिक करा रहे हैं उसको आप उस कॉपी में नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े। बाकी आप स्कूल की, कोचिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहे साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो करा रहा हूं उसको एक साइड कॉपी में बनाकर एक नोट्स अपना बनाते हुए, लिखते हुए आप पढ़ाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैसेज हो वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।